मम्मी पापा में मुझे बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट जो दिया है, तोहफा दिया है कि जब भी हमारा समर वेकेशन होता था, राइट, जैसे कि अभी समर वेकेशन में 2 महीने छुट्टियां की होते हैं कि छुट्टियां होती समझो है कि इसमें कोर्स में चला जाओ, उस कोर्स में, तो वो टाइम में तो हम बचपन में तो कुछ नहीं था ऐसा, समर वेकेशन समर कैंप से वो सब नहीं था। तो हम लोग खेल कूद में लगते थे। उसके अलावा पापा क्या करते थे कि हर साल किसी के जगह पे काम करने भेज देते थे। कोई कपड़े का दुकान, एक समर वेकेशन में एक स्कूटर गैराज में, एक समर वेकेशन कोई इलेक्ट्रिकल शॉप में भेज देते। तो जब तक वो समर का वेकेशन ख़त्म होता कुछ ना कुछ काम सीख लेते थे। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम सुरेश जी से उनकी आत्मा की यात्रा सुन रहे थे और अभी हमने लास्ट में उनके आध्यात्मिक जीवन का नई शुरुआत जन्म को सुना और उस जन्म से उन्होंने और आगे क्या क्या सीखा पति जी से और उन्होंने लाइफ में सेवा कैसे करी, इसको हम जानते हैं। बिना समय गवाए हम उन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है सुरेश जी आपका कार्यक्रम में। अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। सुरेश जी, जैसा कि हमने जाना कि पति जी के साथ आपका संपर्क हुआ बेंगलोर में ही, तो हम अब पति जी के साथ आपका संपर्क और गहराई से जानना चाहते हैं, आपके अनुभवों को जानना चाहते हैं। हाँ जी, जैसा मैंने बताया, ये जब मैं पति जी को मिला तो मेरा पुनर्जन्म ही हुआ था। एक नए पड़ाव, नए अध्याय में मैं प्रवेश किया अपने ज़िंदगी के पन्नों में। तो 2009 के आसपास में मैं एंड में मैं पिरामिड वैली जा रहा था। ध्यान मैं 2009 में ध्यान कुछ विपश्यना मार्ग से मैंने सीखा था, एक और हमारे रिश्तेदार से। तो 1 साल तक मैं विपश्यना मार्ग का ध्यान कर रहा था, उनके मार्गदर्शन में, गाइडेंस में। लेकिन पिरामिड वैली के बारे में मैंने कुछ जाना था, फिर बाद में वहाँ जाके ध्यान करना शुरू कर दिया था हमने। तो बार बार हम जाते थे हफ्ते हफ्ते इतवार के दिन। फिर बाद में किसी ने बताया कि पत्री जी आए हुए हैं। उनके बारे में मैंने सुना था और कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छे मास्टर है। अब मुझे वर्ड भी शब्द मालूम नहीं था, लेकिन कोई योगी है, कोई अच्छा योगी या सेंट है, हु इज़ लुकिंग फॉर न्यू एज मास्टर्स, मतलब नए मास्टर्स इस को युग के नए या युग के नए मास्टर्स को ढूंढते हैं और बहुत लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेन अप करते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत ही मैं जानता था, लेकिन ध्यान तो मैं करता था पिरामिड वैली में जाके। तो किसी ने बताया कि पत्री जी सर है, वो उनसे मिल लीजिए करके। तो वो अपने कुटीर में बैठे थे अंदर, जो प्रसाद करके उनके घर में नाश्ता कर लिया था उन्होंने। चाय के लिए उन्होंने बुलाया, आ जाओ स्वामी जी, चाय पीते हैं करके। तो फिर बाद में चाय तो पी लिया, लेकिन एकदम से मुझ पे भड़क गए कि तुम बुद्धा नहीं हो तो मेरे पास मत आना, तुम गांधी नहीं हो तो मेरे पास मत आना। तो बहुत ज़ोर से उनका आवाज़ निकला और मेरे ऊपर चढ़ पड़े और ऐसा गुस्से जैसा महसूस कर रहा था मैं। तो मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आ रहा था या कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मुझे कुछ हो रहा है ऐसा करके। कि जैसा बोलते हैं ना, कोई आपको कोसता है तो आपको अंदर फीलिंग अंदर रहती है, फीलिंग, आपके ईगो हर्ट भाव कर रहा रहते था, हैं भाव आपके रहता है, ऐसे। तो अहम भाव जाग जाता है ना। तो वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, मेरे ऊपर तो स्माइल आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ तो ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई और दूसरा अर्थ निकलेगा इसका करके मैं ऐसे ही था। तो फिर बाद में मैं चुप रहा। फिर बाद में वो ऐसा बोला, मैं स्माइल दे रहा था। फिर बाद में एकदम से वो चेंज हो गया, फिर बोला ठीक है चलो स्वामी जी, हम फोटो निकालते हैं करके। तो फिर बाद में वहाँ पिरामिड के सामने एक बुद्धा का स्टैचू है, तो वहाँ जाके ऐसा हाथ डाल दिया पत्री जी ने और फोटो के लिए फोटो खिंचवाया। तो मैंने वो जब फोटो खिंचवाते स्माइल देते, मैंने उनको बोला मुझे लगता है कि आज स्वामी जी बहुत गुस्से में लग रहा है करके। तो और भड़क गया। फिर बाद में फिर बालकोनी का जो ज्वालामुखी का जो
ये होता है ना एक ऐसा पूरा रूप जो पूरा रूप ज्वालामुखी का रूप हो गया और बहुत ही अच्छा अलग ही उनका वॉइस आ गया, अलग ही पिच आ गया, बहुत जोर से वो बोले कि हाँ मैं गुस्से वाला आदमी हूँ स्वामी जी, मेरे पास मत आना, तुम अभी निकल जाओ यहाँ से। तो सबको बुला के बोलने लगे कि ना यहाँ पे इनको आने मत देना, मैं गुस्से वाला आदमी हूँ, ये लोग नहीं आना चाहिए इधर करके। तो मैं फिर भी मुझे लगा यार कुछ तो कुछ है, मैं पहली बार मिल रहा हूँ इनसे और मैं इनसे जानता भी नहीं हूँ और मैं इनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो कुछ तो है यहाँ पे करके मैं ऐसा ही निकल गया। तो ये मेरा पहला मुलाकात है बहुत सुंदर था। तो ये थोड़ा अजीब ही लग रहा था, लेकिन मेरे साथ में जो मेरे साथ आए थे मेरे भाई और मेरे कजिन्स और मेरे भाभी एक थी, तो उनको भी थोड़ा अजीब लगा, मैम भी बात कर रहे थे, लेकिन उनका अलग अनुभव था, मेरा अलग अनुभव था, क्योंकि मुझसे बात कर रहे थे ना, तो मैं टारगेट था। तो मैंने फिर बाद में जब ध्यान में बैठा बैठा सोच रहा था उसके बारे में, बस कुछ अवलोकन किया इसके बारे में, तो मुझे यही मैसेज मिला कि बुद्धा का मतलब होता है कि ध्यान और ज़्यादा करो। बुद्धा का क्या काम है, क्योंकि मतलब अवलोकन मुझे मैसेज मिला कि ध्यान में कि बुद्धा का मतलब यही होता है कि तो और ध्यान का साधना करो और ध्यान प्रचार करो। तो ये मुझे 2 मैसेज उनसे मिला। फिर बाद में एक और मैसेज जो गांधी का बता रहे थे कि वो उन्होंने बोला कि शाकाहार का, अहिंसा का प्रचार करो और जन सेवा करो, मतलब और सत्य मार्ग में चलो, मतलब यही वो तत्व है ना गांधी का। मतलब गांधी वो जैसा अभी मुझे बाद में समझ में आया कि जो पत्री जी बोलते हैं, तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड जीसस यू हैव टू बिकम जीसस। इफ़ यू हैव टू, आपको जीसस को समझना है तो आप खुद जीसस बनो, आप बुद्धा को समझना चाहते हो तो खुद बुद्धा बनो, तभी समझोगे। तभी मुझे मालूम नहीं था इनका मैसेजेस, क्योंकि पत्री जी के बारे में सोचा नहीं था, सुना नहीं था, उनका स्पीचेस नहीं सुना था। लेकिन मुझे ध्यान पे मैसेज आया कि अगर गांधी जी का मतलब यही है कि गांधी के मार्ग में चलो, सत्यवाद, अहिंसा मार्ग और जन सेवा, लोगों के बीच में रहो, सेवा करो, तो वो ये मुझे 2 मैसेजेस मिला। तो तभी मेरा संकल्प शक्ति बढ़ गया कि हाँ मैं इसमें जाऊंगा ज़रूर, अभी इन्होंने कुछ बोला है तो मैं कुछ रहेगा इसमें करके, मैं वही मुझे मैसेज मिला। तो उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ही मेरा सिंगापुर का मेरा व्यवहार था, वहाँ पे हमारा एक संस्था था, फिर वहाँ पे भी मैं सीईओ का काम कर रहा था, तो वहाँ मेरा आना-जाना 3 हफ्ता वहाँ और 1 हफ्ता यहाँ पे था बैंगलोर में। तो जब मैं वापस गया 1 हफ्ते के बाद, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ध्यान का कन्वेंशन हो रहा था, कि सनटेक सिटी में ध्यान का एक कार्यक्रम कराया और आध्यात्मिक एक कार्यक्रम चल रहा था। तो मैंने सुना कि वहाँ पत्री जी आ रहे हैं, तो वहाँ से फिर से उनको मिला। तो मुझे सेकंड मुलाकात में जैसे कि कुछ बिल्कुल भी कुछ हुआ ही नहीं, जैसा बच्चे भूल जाते हैं ना कि एक सीन में रो रहे हैं, एक और सीन में हंस रहे हैं। तो ऐसा मुझे अनुभव, मेरा दिमाग में तो वो पास्ट तो था, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा मिल रहा है कि जैसा मेरे को मिले भी नहीं और मैं जानते भी नहीं है। तो मैंने फिर से री-इंट्रोडक्शन किया, स्वामी जी मैं बैंगलोर से हूँ, तो हाँ ठीक है आ जाओ करके। तो फिर बाद में एक बार उनके जो जब मिले, 3 दिन या 2 दिन में उनके साथ रहा, तो मैंने जितना भी इस जन्म के लिए सीखना था, वो सब मुझे लगा कि उस 2-3 दिन में मैंने सीखा उनसे। जो भी मेरा सवाल थे ध्यान के बारे में, ध्यान कैसा करना, ध्यान क्या है, फिर बाद में ध्यान सिखाना, शाकाहारी के बारे में, स्वाध्याय के बारे में, अनुभव व्यक्त करना, अनुभव को सुनना, इतना बहुत बढ़िया था कि मुझे जैसा कि स्वतंत्रता मिल गया मुझे कि हाँ मैं ध्यान को सिखा सकता हूँ और ध्यान कर सकता हूँ कहीं पे भी, कुछ भी कर, कभी भी कर सकता हूँ। और बुक्स को पढ़ना, ध्यान को सिखाना, ध्यान का अनुभव व्यक्त करना और ध्यान क्या होता है उसके बारे में समझना, एक इतना, क्योंकि मैं खुद एक प्रायोगिक मार्ग में चलने वाला आदमी हूँ, मतलब अनुभविक ज्ञान और प्रायोगिक प्रैक्टिकल मैं बहुत ही करता हूँ। तो मैंने सोचा मेरे जैसा ही है आदमी है ये, जो भी बात करता है बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा है और जैसा साइंटिस्ट बात करते हैं वैसे ही बात कर, मैं तो वही भाषा समझता हूँ। थियरी तो मुझे
थियरी कोई सुनाता है तो मैं सो जाता हूँ। तो ये तो पूरा प्रैक्टिकल है, 100% स्पिरिचुअल साइंस का टॉपिक्स है ना, तो मेरा काम क्या है? तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई रिवॉल्वर दे दिया और शूट एट साइट का जैसा ऑर्डर दे दिया कि किसी को भी ध्यान सिखा लो। तो मुझे ऐसा भूख चढ़ गया कि ध्यान करो और ध्यान सिखाओ। तो ये मेरा दिमाग में चढ़ गया, और वो जो पहले उन्होंने मैसेज दिया था कि बुद्धा बनना और गांधी जी बनना, मुझे लगा कि ये मैसेज और ये अभी जो मेरा अनुभव हो रहा है तो एकदम मैच परफेक्ट बैठ रहा है करके। सो तब से मेरा एकदम से 360 डिग्री टर्न हो गया मेरा ज़िंदगी। तो और मेरा परिवार तो बैंगलोर में था, मेरा भूख बढ़ गया कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। तो तब से मेरा स्टार्ट हुआ एक्चुअल आध्यात्मिक साधना, मैं बोल सकता हूँ। तो तो पति जी के साथ आपका कोई और खास अनुभव जिसको हम सब, चाहे उनके शब्दों के माध्यम से आपने सीखा या क्रिया के माध्यम से सीखा जीवन के अंदर? बहुत सारे अनुभव है मैडम। तो कुछ 10 साल में हमें बताइए कुछ अनुभव जरूर। बहुत सारे अनुभव है। पहले तो ऐसे मास्टर्स बहुत कम लोगों को मिल सकते हैं। समझे कि एक डायरेक्ट एक मार्गदर्शक, एक गुरु, एक आध्यात्मिक चिंतक और सेवा का मनोभाव कण कण में सीखने को मिला मुझे। जो भी वो बात करते हैं, रहने का, सहने का, देखने का, उनका कार्य का, और वो जो काम करते थे, वो कराते थे, दर्शन करते थे, वो सब में हर हर जो स्टेप में मैं मुझे सीखने को मिला। और प्रैक्टिकली जितने भी साल मैंने उनको देखा, तो एक ही बात करते थे कि ध्यान करो, ध्यान कराओ। और एक दिन भी उनके मुंह पे, चेहरे पे मुझे मायूसी या बोरिंग जैसा स्टेटमेंट नहीं मिलता था। हर बार वो फ्रेश रहता था कि अरे यार, आँख बंद करो, मैं अभी ध्यान करेंगे और सांस के साथ रहना है। वही कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट है, सिंपल और स्ट्रेट। तो उनको बोर कभी होता नहीं था। हम खुद सोचते कि ऐसा आदमी कैसा रह सकता है। हम खुद भी सोचते थे कि कहीं पे जाते तो वही टॉपिक वही है। थोड़ा बहुत तो झिझक होता है ना कि अरे यार, अभी अभी तो लिया इतने क्लासेस, इतने 10 क्लास 20 क्लास हो गया, तो फिर से वहाँ जाऊँगा तो वही करूँगा। तो वो कनेक्टिविटी पास्ट टेंस में कनेक्ट होता था, फिर वहाँ पे ये फ्रेशनेस नहीं मिलता था। वो जैसा कि एक बच्चे का जो उतावलापन और फ्रेशनेस वो नहीं था। लेकिन मैं जो पहले मैंने उनका देखा तो यही सीखने को मिला कि हर इंसान अलग है, हर माहौल अलग है, हर सिचुएशन अलग है, हर घटना अलग है। तो फ्रेशनेस तो अपने आप आ जाता था उनको याद किया तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि ये चीज़ तो अलग सेम हो सकता है, लेकिन सुनने वाले अलग है, माहौल अलग है, समय अलग है। तो सबको चाहिए ये ज्ञान। तो वो मुझे कमिटमेंट और मिलता था कि हाँ, सिखाने के लिए कभी मायूसीपन नहीं करना है, बोरिंग नहीं होना है। अपने आप में बाहर के लोग तो बोर नहीं होते थे, लेकिन हम बोर हो जाते थे कि ऐसा सेम चीज वो बोल रहे सोच हैं, मेरा वही बदल होता। गया कि हाँ यार, वो सबसे मस्त चीज़ सीखने को मिला और बहुत बढ़िया चीज़ मुझे मिला। तो फिर बाद में मुझे सबसे जो अच्छा लगा कि कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, उनके साथ एक बुक रहता था, एक किताब रहती थी और कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। तो मेरा भी आदत वही था, लेकिन और मेरा स्ट्रांग हो गया और संकल्प शक्ति कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। तो दिन रात मैं कुछ बुक्स ऐसे ही लोक संग्राम पा, स्वामी रामा, बाद में रामता, फिर सेठ स्पीक्स, एक के बाद ऐसा ही जैसा खा रहा हूँ तो बुक बढ़ रहा है। तो वो मैंने बहुत ही अच्छा उनसे सीखा कि किताब पढ़ना, और भी स्ट्रांग हो गया मुझे। तो वो ये था। और अनुभव को व्यक्त करना मुझे बोर होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि अरे अनुभव बोलूँ, मैं आलसी हो गया। मतलब लिखने का वो आज तक भी नहीं किया मैं। वो उनके 18 सूत्रों में से एक ही मैंने नहीं किया ना, वो लिखने का, अनुभव लिखने का। लेकिन अभी पीएमसी के माध्यम के लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो आलसीपन के लिए और अच्छा हो गया कि बात करते रहो लेकिन लिखने का छोड़ दो अभी। तो लिखने का है, एक इच्छा है मुझे कि कभी ना कभी तो लिखना है मुझे।
अनुभव को। कब लिखूँगा, क्या लिखूँगा पता नहीं है, लेकिन एपिसोड्स के माध्यम से, पीएमसी से बहुत अच्छा हो गया कि मेरा अनुभव को बहुत अच्छा व्यक्त करने का एक मंच मिल गया उनसे। तो ये 3 मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनका जो सूत्र है, जो 18 सूत्रों में से। और एक और मुझे रिसर्च का जो सब्जेक्ट मिल गया उनको ना, उनका 18 सूत्र, 18 प्रिंसिपल्स जो मार्गदर्शन देते हैं ना, 2 साल के लिए मैं उसके ऊपर अपने खुद के ऊपर लागू करता था उस 18 सूत्रों को, और उससे बहुत सारे चीज़ मुझे सीखने को मिला। उसको वो एक्चुअली जैसा खाना पकाने के लिए जो रेसिपी बोलते हैं ना, इतना अच्छा अपना ज़िंदगी को सुधारने का, अपने नज़रिए को सुधारने का और अपना परिवर्तन लाने के लिए एक बहुत ही अनोखी रेसिपी उन्होंने दिया 18 सूत्र का। तो मैंने बहुत नज़दीक से मैंने उसका अनुभव लिया उनका। एक-एक चीज़, एक-एक जो वाक्य उन्होंने बोला है ना, बहुत ही तजुर्बे से और प्रैक्टिकल मीनिंग रख के दिया है, और हर इंसान को सिर्फ यही अगर अपने ज़िंदगी का एक उद्देश्य बना ले और अपना एक ज़िंदगी का मार्ग बना ले ना, और कुछ नहीं चाहिए निर्वाण के लिए। तो ये मैं बोल सकता हूँ पक्का, क्योंकि मेरा खुद का तजुर्बा है। कैसा मेरा बदलाव आया 2010 में, इट इज़ माइंड बॉगलिंग मैं बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रीफाइंग बोल सकता हूँ मैं। सो 18 सूत्र तो मेरा मार्गदर्शक रहे 2 साल के लिए, और मेरा मार्ग बदलाव लाना, सुधारना बहुत ही अच्छा रहा उनसे। आप जैसे इतना आगे बढ़ गए थे, तो आपके परिवार में आपके पत्नी, आपके बच्चे या फिर आपके भाई-बहन, ये सब क्या ध्यान में आए आपके परिवर्तन को देखकर? अ, थोड़ा बहुत तो झिझक था उनको कि ये बंदा क्या कर रहा है अभी, क्योंकि 2010 में तो मैं एक्चुअली जब मैं अकेला रहता था ना यहाँ पे, मैं सोता नहीं था। रात को 10 बजे ध्यान के लिए बैठो और 5:30 तक करो। फिर बाद में सिर्फ है ना, भौतिक शरीर के लिए थोड़ा बहुत लेटा रहता था, और लेकिन नींद तो नहीं आता था, लेकिन जस्ट बॉडी को रिलैक्स के लिए हाँ, मैं सोता था भाई। क्योंकि तब मुझे ऐसा आदत हो गया था मुझे, बिकॉज़ वो ध्यान का बुक बढ़ गया था ना, तो उसका अनुभव भी इतना ही अद्भुत था मेरा ध्यान के बारे में। तो ये सब थोड़ा अजीब लग रहा होगा उनको कि अरे यार, इसका तो अलग ही मार्ग पे जा रहा है, ये कुछ और बनने जा रहा है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ होगा उनके दिन में, और थोड़ा रेजिस्टेंस भी मुझे महसूस हो रहा था कि थोड़ा अवॉइड करने के लिए सोच रहे थे तभी करके। लेकिन धीरे करके मेरे मम्मी-पापा को मैंने सिखाया, और वो पापा अच्छा पकड़ लिया। मम्मी तो थोड़ा माँ तो थोड़ा देर से ही आई, लेकिन मेरे पापा तो बहुत ही अच्छा पकड़ में आ गए कि ध्यान से बहुत अच्छा उनको अनुभव होने लग गया, और जो भी मैं कहता था उनको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करने लग गए। तो वो एक खुशी की बात है कि इस जन्म में मेरे फादर को मैंने ध्यान का एक मार्ग में लेके आया, और वो बहुत खुश थे इससे। जब उन्होंने शरीर त्याग किया तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि अच्छा हो गया। तो फिर बाद में माताजी, मेरे माँ आ गई, फिर बाद में मेरे वाइफ़ आ गई, तो मेरा भाई भी सब आ गए ध्यान के मार्ग में, तो मेरे वाइफ़ आ गई, तो पूरा ध्यान परिवार हो गया। आपने जैसे सुरेश जी ये रास्ता 18 प्रिंसिपल्स को लेकर चले आप। 18 प्रिंसिपल्स मेन जो हैं पीएसएसएम के, उसमें मूल स्तंभ बोल हाँ, सकते हैं मूल इसे। स्तंभ जो हैं, पति जी ने बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मतलब कि एक अलग तरीके से एक समूह बना दिया, ताकि हम छोटे से समय में ही छोटी सी चीज़ के साथ सब कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि सज्जन सांगत्य हो गया, स्वाध्याय हो गया, और हम और नो डॉक्टर नो मेडिसिन, बच्चों को मेडिटेशन सिखाइए जितना ज़्यादा हो सके। जैसा कि आपने अभी बताया कि हमेशा जब भी किसी समूह में जाऊं, हमारे पास तो वही चीज़ है, ध्यान करो, सांस को पकड़ो, परंतु जो समाज में नया बंदा है उसके लिए ये बिल्कुल नई चीज़ है। हाँ,
तो बिल्कुल। वो हमारे लिए भी एक नई किताब खुलती थी कि जब वो अपना अनुभव हमें सुनाते थे। हाँ पति जी, जी भी सबके हाँ जी। अनुभव सुनते थे। तो और आगे के जीवन में जैसे कि हमने आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देखी हैं कि आप रेगुलर पिरामिड वैली इंटरनेशनल में वर्कशॉप्स करते हैं माइंड बॉडी और सोल के ऊपर, और लोगों को भी स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्टिलनेस के ऊपर। तो आप जो प्रचार कर रहे हैं अभी, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। आपकी ये जो खूबी थी कि जो आपने पकड़ ली, बुद्ध भी बनना है और गांधी भी बनना है, प्रचार भी करना है, तो जन जन तक पहुंचना है। तो हम इसके बारे में जानना चाहते हैं आपसे। हाँ जी, मुझे एक्चुअली मैं क्लासेस ज़्यादा नहीं ले रहा था, मैं झिझक था मुझे। खुद के साधना पे बहुत फ़ोकस कर रहा था, लेकिन सिंगापुर में जब मैं रहता था, तो थोड़ा बहुत वो वीकली मेडिटेशन हम करते थे हर बृहस्पतिवार को, और पूर्णिमा के रात को हम क्लासेस चलाते हैं। वहाँ पे एक वसाबी योगा करके योगा सेंटर था, वहाँ पे शशिधर रेड्डी और कुछ मास्टर्स थे वहाँ पे। उनके साथ जुड़ के हम ध्यान प्रचार थोड़ा बहुत तो करते थे, लेकिन टॉपिक्स सिखाना, सीखना, मतलब कुछ क्लासेस डिलीवर करना, वो सब कुछ ये नहीं था। लेकिन जब मैं वो 18 सूत्रों के ऊपर मैंने रिफ्लेक्ट किया, इतना सरलीकरण उन्होंने कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया कि एक सामान्य मनुष्य को, जो नॉर्मल इंसान को जो भी वो अपने ज़िंदगी में लागू करना है, वो सब इतना सरल तरीक़ा से उन्होंने दे दिया ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लग गया कि उसका मैं जब जब जैसे-जैसे मैंने अपने ज़िंदगी में लागू करने लग गया, सो उससे बहुत सारा मुझे ज्ञान मिला, मुझे बहुत सारा अनुभव मिला मुझे। तो मैं है ही हूँ इंजीनियर, बहुत प्रैक्टिकल इंसान, तो मैंने सोचा कि यार मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले इसको, ध्यान तो इतना आसान है और इतना प्रभावशाली है, इतना पावरफुल है, और सब लोग को करना चाहिए भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं ना ये सिर्फ़ उसका मन का जो दुविधा, या मन का क्या बोलते हैं उसको, अंधविश्वास होता है कि भारत देश से ही ध्यान का प्रचार हुआ, भारत में क्यों नहीं कर रहे लोग? तो मुझे वो सवाल आने लग गया कि क्यों नहीं कर रहे यार वो लोग? इतना सरल है, क्योंकि मैं तो सब रूट से आया हूँ, मंत्र तंत्र किया, वास्तु किया, होम हवन किया, पूजा पाठ किया, ये सब करके मैं बहुत डीपली गया था उसमें। लेकिन जब मुझे कि ध्यान मिला, सब ऐसा ही छूट गया। मुझे लगता भी नहीं था कि किसी का पूजा करूं, मुझे लगता भी नहीं था कि किसी का नमस्कार करूं, वो और सब किसी को अपने आप, बुलाऊं और काम करने हाँ, के लिए उसको बोलो, तो प्रार्थना करूं। अपने आप छूट गया। जैसा कि वो मैल जो पानी में जैसा कपड़ा डाल दिया तो मैल अपने आप छूट जाता है ना, तो ऐसा हो गया मेरा हालत। तो जैसा पंछी जैसा उड़ने में लग गया, तो ऐसा बिल्कुल एक लाइट वेट एनिमल बीइंग हो गया। तो मुझे लगा कि यार ये सब जस्ट अंधविश्वास है कि वो उन सबको लगता है कि ध्यान सबसे मुश्किल है, या ध्यान क्यों करना, अगर संसार छूट गया तो, संन्यास ले लिया तो ये सब है। तो मैंने सोचा कि ये सब वो तर्क मन का एक खेल है। सबको एक ध्यान कराना तो 10 सेकंड का काम है। बोलो हाथ जोड़ लो और आँख बंद कर लो, श्वास के ऊपर नज़र रखो, बस 10 सेकंड में सिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान क्यों करना है, वो सिखाने के लिए, वो बात करने के लिए उनको स्टोरी सुनाना सारी ज़रूरी देनी है। पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि मैं तो कुछ वर्कशॉप्स बनाता हूँ करके, तो तब से मैंने एक कॉन्सेप्ट रेडी किया कि बॉडी माइंड सोल कॉन्सेप्ट करके। तो मैं थोड़ा अनुभवी ज्ञान लेके, एक लॉजिकल माइंड लेके, साइंटिफिकली मैंने थोड़ा कुछ स्लाइड्स लगाया, और फर्स्ट टाइम आई डिलीवर्ड अ सेशन फॉर आवर ओन आईटी कम्युनिटी, आईटी जो इंफॉर्मेशन ट्रेडर्स का एक सेशन मैंने किया। कुछ 100-150 लोगों का इकट्ठा किया। मैंने बोला कि मैं ध्यान सिखाना चाहता हूँ। तो मेरा फर्स्ट एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक स्लाइड शो लगा के मैंने ध्यान विज्ञान के बारे में मैंने सोचा, और फिर बाद में मैंने शुरू किया सब पत्री जी के कॉन्सेप्ट्स को लेके साइंटिफिकली मैंने दिया। तो बहुत अद्भुत अनुभव रहा, और सब लोगों को बहुत पसंद आया, और बहुत लोग ध्यान में आए तभी। तो पहली बार मैंने इतने लोगों को मैंने सिखाया, तो मुझे बहुत ही अनुभव हुआ उससे।
और वो मुझे सपोर्ट देने लग गया कि हाँ और भी काम करना चाहिए। तो तब से वो सिखाने का भूत चढ़ गया और जब हम वर्कशॉप्स किसी लेने भी का काम भूत। को करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, हाँ जी। सेटिस्फेक्शन होती है, तो हाँ हमें जी। और करने को मन करता है। हाँ जी। जी। एक और मुझे उससे अनुभव हुआ कि जैसा पत्री जी बोलते हैं ना कि 1 घंटा ध्यान करने से अच्छा है कि एक आदमी को 100 घंटा ध्यान करने का एक ही है और एक आदमी को, एक इंसान को ध्यान सिखाना है। वो मैंने देखा कि जब एक 100 लोगों को ध्यान करने का मैंने सेशन लिया, तो मुझे इतना ज़्यादा एनर्जी का फ़ील हुआ, इन शक्ति का और ऊर्जा का मुझे अनुभव हुआ कि मैं फिज़िकल लेयर, वो भौतिक शरीर तो स्वीकार करने का शक्ति नहीं था उसमें, इतना ज़्यादा शक्ति का और ऊर्जा का अनुभव हुआ मुझे। तो मुझे सही में वो अनुभव वो भी हो गया कि 100 घंटा ध्यान करना एक ही है कि 1 घंटा एक इंसान को ध्यान सिखाओ। तो बहुत ही अलग ही अनुभव हो गया मुझे उससे। तो उससे मुझे कमिटमेंट बढ़ गया कि जहाँ कहीं भी जाऊँ, मेरा ट्रैवलिंग था। ऑल ओवर पूरा भारत देश में घूमता था, बाहर देश में घूमता था। तो जहाँ कहीं भी जाऊँ और तभी इवन फ्लाइट में अगर बैठता तो उनको ध्यान सिखाओ बाजू वाले को। तो ये ऐसा आदत लग गया था मुझे। सुरेश जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने जैसे ही पति जी के साथ मिले और आपकी रूटीन बन गई कि आप रात-रात भर ध्यान करते थे। तो आप इतने घंटे ध्यान करके क्या अनुभव होता था? लोग तो 1 घंटा भी ध्यान में बैठने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, तो आप इतने घंटे कैसे बैठ जाते थे? ये बहुत ही अनोखी अनुभव है मैडम और बहुत ही क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग अनुभव है। एक्चुअली मैं जब बैठता था ना, पहले तो मैं प्यासा था कि ध्यान क्या है करके मुझे सीखना था। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव होता था। इतना ज़्यादा कि पहली बार मैंने एक्चुअली बैंगलोर का पिरामिड से पहले मैंने सिंगापुर में एक पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने का अनुभव लिया मैंने। जब हमने वहाँ पे शेख शाखा शुरू किया था सिंगापुर में 2010 में। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब वो आनापानसति ध्यान किया और पिरामिड के नीचे और उसमें क्रिस्टल्स ये वो सब लगे थे। तो एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा मुझे ज़ोर से कि अ, मेरा थर्ड आई का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होगा। एक्स इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो बहुत ही ज़्यादा शक्ति का प्रवाह ऊर्जा का प्रवाह हो गया और बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से सर फटने लग गया। तो अच्छा भी लग रहा है लेकिन दुःख भी हो रहा है। तो जैसा बेवड़े को जैसा लगता है ना कि कड़वा भी है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। तो मुझे वो दुःख भी हो रहा है लेकिन करने का इच्छा भी ज़्यादा हो रहा है। तो वो मुझे होगा। फिर बाद में मुझे वो सोचा कि कुछ और है इसमें गहराई पे जाने का है। तो जब मैं रात में घर आके मैं अपने अपार्टमेंट में आके मैं अकेला था ना लेकिन कुछ काम नहीं था। तो जब वो काम ध्यान के लिए बैठता था तो बहुत ही अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होने लग गए। फिर बाद में मैं चक्रास के बारे में जानता नहीं था, लेकिन मुझे एक चीज़ तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक कहीं से एक मास्टर का मैंने ऑडियोस मुझे पकड़ में आया। वो मास्टर है एक रामकृष्णा करके, रामा फ्रॉम यूएस में है वो, लेकिन इंडियन ओरिजिन वाला है। तो रामा रेडियो करके वो चैनल चलाता है। तो वो हर चक्रास के बारे में इसके बारे में बताता था। उसके बारे में थोड़ा मैंने सुना, फिर बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया उनके बारे में। तो जब ध्यान में डीप में जाते-जाते क्या हो गया, मुझे रूट चक्र से लेके सहस्रार तक जो फ्लो होता था ना, उसका बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। शक्ति का प्रवाह और ऊर्जा का मूवमेंट जो हुआ था। और जैसे-जैसे एक-एक चक्र से एक और चक्र का विकसित होने लग गया ना, तो मुझे बहुत सारे मानसिक और दैहिक बदलाव आने लग गए। क्योंकि जैसे कि मुझे रोना आना, कुछ हँसना होना, जैसा मैं ये बोल सकता हूँ कि समझो कि एक बहुत बड़ा, बहुत ही गंदी एक कपड़ा, बहुत ही गंदा हुआ, समझो कि जब से वो कपड़ा बन गया तब से आज तक धोया नहीं।
जैसा मैं पैदा हुआ तब से मैं धोया नहीं, समझो कि मैं शरीर को नहाया और ही मन नहीं को आपने। मैं समझो कि एक कपड़े के तरह मैं देखूं। तो पहली बार वो सोप के पानी में मैं डुबाया तो कितना गंदगी निकलेगा, बहुत निकलेगा ना। तो मुझे वो महसूस हुआ कि बहुत ही मानसिक गंदगी निकल रहा है, शरीर में बहुत ही बाधा आ रही है और कष्ट हो रहा है और बहुत सारा तकलीफ हो रहा था, बहुत सारा महसूस हो रहा था, मानसिक रोना आना, दुख होना, बहुत खुशी होना, बहुत हंसना। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ। फिर बाद में कुछ उजाला, बहुत उजाला दिखा था मुझे, तो ऐसा हुआ था। तो बाद में एकदम से शांत हो गया, फिर कुछ और नहीं हुआ, लेकिन आनंद महसूस कर रहा था, बहुत ही ब्लिसफुलनेस, खुशी महसूस होना, शांतत्व महसूस होना। और जो आतंक है या भय है, क्रोध है, ये सब मैं समझा कि कहीं खो गया है, धो गया, धुल गया अपने आप। निकल गया बाहर। तो जो भी नकारात्मक स्थितियाँ थी, जो भी नकारात्मक बर्ताव थी मेरे, सब बदल गया अपने आप। जैसा मैं बोला ना, जैसा पंछी हवा में उड़ता है, तो वजन, मानसिक दबाव कम हल्का हो हो गया जाता और है। हल्का, मन का हल्कापन महसूस होता, शारीरिक वजन तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। तो यही मेरा पहला मेरा पड़ाव था, बहुत ही गहराई से गया मैं। और वो और भी वो जैसा बारीकी से ना, जैसा एक सोनार जो काम करता है, बहुत बारीक 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 चीज़ जो करके चित्र को मतलब अच्छा सा लेके उसको आता है। पूरी तो तरह से गढ़ मुझे लगता देता है कि है। वो ध्यान के साधना से मुझे बहुत ही बारीकी से अपने आप को अंदर हाँ, एक जाने एक का, क्षण अंदर जाने छलनी का, से और एक एक वो करते हैं। मुझको ही समझने का एक तरीका मिल गया मुझे। तो ये बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था मेरा। सुरेश जी, जैसे कि आपके ये अनुभव चल रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे दर्शक हैं जो ध्यान करते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी मिल तो नहीं रहा, कुछ भी दिखाई तो नहीं दे रहा। पर जो आपका अनुभव हमने सुना कि हमें अंतर्मुखी होके अपने अंदर जाके ये समझना है कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे आपको लगा कि मेरे अंदर की गंदगी बाहर हो गई, वो हमें पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे जो हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है, दूसरों को स्वीकार करने में परिवर्तन आता है, तो ये सारे परिवर्तन भी हमारे मिन्यूट ध्यान के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं जी। तो आपका जो जीवन था, जैसे आपने कि 18 प्रिंसिपल्स के साथ अपने आप को जोड़ लिया, तो इन 18 प्रिंसिपलों को आप धारण करते हुए अपने जीवन में इनके साथ अनुभव करते हुए आप और आगे बढ़ते गए। तो जब हम एक श्रृंखला को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो आपके लिए एक चुनौती भी होगी ज़रूर कि आप अपना व्यवहारिक जीवन भी है, आपका पारिवारिक जीवन भी है, आपका सामाजिक जीवन भी है। तो आप इसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं? हाँ जी, बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि एक और मैंने बोल सकता हूँ कि पत्री जी से मैंने सबसे बड़ी सीख, आध्यात्मिक सीख के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी है ना, समय का निर्वहन करना, टाइम मैनेजमेंट। तो जब मैं उनको, जैसा एक बच्चे को बोलते हैं ना कि बच्चे को कुछ सिखाने का ज़रूरत नहीं है, उनको माँ-बाप को देख के सब कुछ सब कुछ सीख जाते हैं अपने आप, बिना सिखाए सीख जाते हैं। तो जब भी मैं संग में रहता था पत्री जी को, और जब भी उनको मिलता था, तो बिना बताए, बिना सुने, बिना सोचे, वो अपने आप में मुझे अनुभव में आ गया कि एक क्षण का भी वो व्यर्थ गवा नहीं कर सकते। और हर इंसान को 24 घंटे का ही समय एक मिलता है। समय मिलता है। सो सबसे कीमती चीज़ मैंने जो सीखा पत्री जी को, समय का कैसा सदुपयोग करें। क्योंकि हर इंसान को कल के लिए कुछ नहीं रख सकते हैं, 24 घंटे का तो सभी को खर्च करना है। आप अगर कहो कि मैं बिजी इंसान हूँ या मैं ऐसा ही गंवारा आदमी हूँ या अनपढ़ आदमी हूँ या कोई वेस्ट आदमी हूँ, तो सबको तो 24 घंटे तो इस्तेमाल करना ही है। बिजी भी बोल सकते हैं या ना बिजी भी बोल सकते हैं, सिर्फ एक शब्द है बिजी का। तो बिजी का कुछ है तो होता नहीं है। तो वह मैंने देखा कि समय का निर्वहन तो मेरे हाथ में है। मैं मेरा समय कैसा बिताऊं, कहाँ लगाऊं, एक क्षण का भी मेरा पास व्यर्थ नहीं मेरा होना चाहिए समय। व्यर्थ भी नहीं है और मेरे हाथ में है वो।
अभी समझो कि मैं बैठा हूँ कि पलक झपकूँ या मतलब राइट देखूँ, लेफ्ट देखूँ, ऊपर देखूँ, नीचे देखूँ, एक क्षण का मेरे हाथ में है। मेरा इच्छा शक्ति के हिसाब से मैं कहीं पे भी उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो मैंने सीखा कि समय मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं समय को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं अपने इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से कहीं पे भी उसको लगा सकता हूँ। 24 घंटे मेरे हाथ में है। और पत्री जी का जो कहना है कि देयर इज़ नो नीड टू स्लीप, यू कैन डू मेडिटेशन। 1 घंटे का ध्यान 3 घंटे का नींद के समान है। तो मैं तो एक्सपेरिमेंट कर चुका था। तो मैं सोचा कि यार हर क्षण का, हर घंटे का, मैं 24 घंटे को मैं यही माना कि 24 कैरेट का सोना है। तो सोना का कैसा खर्च करेंगे? किलो-किलो में थोड़ी बाँट देंगे हम। तो उसका मिलीग्राम में बोलते हैं। मिलीग्राम 1 सेकंड होता है, ग्राम 1 मिनट होता है, 1 किलो 1 घंटा होता है। तो 24 घंटे का 24 किलो का सोना है, 1 ग्राम 1 मिनट का है, 1 मिलीग्राम 1 सेकंड का है। तो हर क्षण का इस्तेमाल करना मैंने सीखा पत्री जी से। दैट इज़ लाइक अ गोल्ड, एवरी डे यू आर गेटिंग दैट गोल्ड। हर दिन मिल रहा है आपको वो सोना। तो वो मैंने सीखा उनसे। तो मुझे बाद में मुझे समय का, पाबंदी का एहसास हुआ ही नहीं। ध्यान प्रचार भी करूँ और समाज में भी अच्छा हूँ। बहुत नए दोस्त मिलने लग गए, उनके साथ अच्छे व्यवहार हो गया और सांसारिक जीवन भी बहुत अच्छा हो गया। संसार के लिए मैं दे रहा हूँ टाइम, और मेरे खुद के लिए जो डेवलपमेंट है, पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए, सबके सब लिए समय है। समय का मुझे कहीं पे भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बिज़ी आदमी हूँ। सबके लिए तो समय दे सकते हैं। देखिए अभी मैं आया हूँ तो मैं कहीं और था, लेकिन अभी सीन बदल गया मेरा। तो वो एकदम इतना अच्छा मुझे मिला सीख पत्री जी से कि समय का निर्वहन कैसा करें, समय का इस्तेमाल कैसा करें, सदुपयोग कैसा करें, सदुपयोग कैसे करें। तो वो सबसे बड़ा सीख मुझे मिला 18 सूत्रों में और पत्री जी को खुद नज़दीक से देखने से मुझे। तो आपके जीवन में कभी कोई फिजिकल चैलेंज भी आया क्या? जैसे कि हम हर इंसान को जब तक मेरा शरीर है या मन है, तो मानसिक और शारीरिक कुछ ना कुछ तो कठिनाइयाँ आ सकती है और आते रहेंगे। जैसा कि बुखार आ गया या कुछ जुलाब हो गया, वॉमिटिंग हो गया या कुछ भी हो सकता है, या कुछ और समझो कि एक मार लग गया, चोट लग गई। घाव लग गया, घाव आ गया, चोट लग गया, घाव आ गया, तो वो सब बहुत ही आम चीज़ है। लेकिन एक चीज़ इसमें मैंने सीखा, और मानसिक भी हो सकता है कि एकदम से ध्यानी हो, लेकिन फिर भी एकदम से आपको कुछ दबाव आ गया, एंग्जायटी शुरू हो गया, तो इंस्टेंटली वो भी एक मानसिक रोग है ना वो। समझो कि एक वाइट कपड़ा है, आप सफ़ेद कपड़ा है, तो एक दाग लग गया तो वो दाग दिखेगा। तो मन भी एक ऐसा ही एक कपड़ा है, उसमें अगर कुछ धब्बा लग गया तो वो कुछ ना कुछ कहीं पे तकलीफ देगा या कुछ काम करेगा, अपना खुद का फ्लेवर दिखाएगा। तो लेकिन वहाँ पे डर नहीं रहता था तभी। अभी ध्यान आने के पहले तो वो आतंक पैदा करता था, अरे यार मुझे बुखार हो गया, मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उसका डर, रोग से ज़्यादा डर ज़्यादा हो जाता था। और मानसिक स्थिति में आ जाते तो मालूम नहीं पड़ता था कि मानसिक स्थिति का मैं उसका शिकार हूँ। लेकिन ध्यान में आने के बाद मुझे लगता था कि मैं, शरीर अलग है और मन अलग है, उसका अनुभव अलग है। शारीरिक रोग है, ये मानसिक रोग है। तो रोग आएगा जाएगा, जैसा कि रात हो गया तो थोड़ा इंतज़ार करो तो सुबह आ गया, फिर सुबह आ गया तो थोड़ा इंतज़ार करो तो रात भी आ जाएगा। तो ये सब ऊपर नीचे होने का खेल है। तो एक साक्षी भाव से लेने लग गया मैं। तो उसका डर का, जब डर निकल जाता है तो वो रोग भी निकल जाएगा। रोग तो एक अनुभव है। जैसा से समझो कि रात आने के बाद सुबह आएगा, सुबह आने के बाद रात आएगा। अगर शारीरिक तौर पे कुछ ऊपर नीचे होना है तो शरीर को मालूम है कि क्या काम करना है। बुखार आ गया तो भूख मिट गया, भूख नहीं लगता, खाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अब दबा दबा के खाने के लिए लग गया तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इज़्ज़त देना सीखा कि हाँ, भूख नहीं लगा है, ठीक है, और ध्यान नहीं कर रहा हूँ, सोने का है तो सो जाओ। तो स्थितप्रज्ञ हो गए। मानसिक दबाव आ गया कि मुझे लग रहा था कि एकदम से मुझे उससे ऊपर गुस्सा आ गया, तो ये सही नहीं है। गुस्सा तो मुझे आ रहा है, वो क्यों गुस्सा आया,
अंदर से शुरू हुआ ना, उसके प्रति मैंने जो सोचा उसके लिए मुझे गुस्सा आया। तो मुझे लगा मन अलग है, सोच अलग है, सब अलग-अलग, जैसा वो धागा पूरा एक रोल बना रोल हुआ बन है, के, और वो पूरा अपने आप में फँस जाता है ना, कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, मालूम नहीं पड़ता, धागा उलझ जाता है। तो अभी तो सब अलग-अलग हो गए, मन अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, मेरा विचार अलग हो गया, संकल्प शक्ति अलग हो गया, मैं अलग हूँ, मतलब सब अलग-अलग दिखने लगे, स्प्लिट विजन्स जो बोलते हैं ना, तो उससे बहुत आसान हो गया इस सबको निर्वहन करना मुझे। और डर निकल गया। फिर बाद में पत्री जी का जो सूत्र है, नो मेडिसिन नो डॉक्टर, तो मैं 13 साल हो गया देखिए नो मेडिसिन डॉक्टर, बहुत ही अच्छा है। हाँ जी। तो क्या जैसे कि समाज के अंदर बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग डिप्रेस रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो कुछ जैसे आपने इतने अनुभव किए, तो आपके अनुभव हमें कुछ बता सकते हैं कि कैसे हम इनसे निजायत पा सकते हैं? हाँ जी, मैं फिर से वही बात को कनेक्ट करूँगा। हर इंसान को ध्यानी बनना ज़रूरी है। अगर आपको समझो कि आप मेडिसिन में जाते हैं, जैसा कि दवा लेने के लिए जाते हैं, तो एक रोग के लिए लेंगे तो 5 रोग फ्री में आएंगे, बाई वन मेडिसिन गेट 5 फ्री। तो ध्यान में आएंगे तो भी बाई वन मेडिटेशन गेट 5 फ्री, उसका लाभ 5 पाएंगे, लेकिन वो बाई वन भी फ्री में है, सिर्फ आपका समय का चाहिए। तो मैं हर वीक्षक को मैं यही आग्रह करूँगा कि हर इंसान को ध्यानी बनना ही है। जब ध्यानी बनेंगे ना, तो तब ये जो मैंने बोला था अभी अभी कि हर चीज़ को अलग अलग देखने का एक नज़रिया बदलेगा, और स्थितप्रज्ञ होना और अपना जो सोच है वो बदल जाएगा। मतलब अपने आप में एक सहनशीलता बढ़ जाएगा, मतलब पेशेंस जो बोलते हैं ना, तो जैसा है वैसा देखने का, आइडेंटिफाइंग द रियलिटी। ज़्यादातर इंसान को स्वीकृत भावना नहीं रहता है। मेरा भावनाएं, मेरे शरीर, मेरा तनाव, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरे बर्ताव, ये सबको पहले अपने आप को स्वीकार करने का सहनशीलता नहीं रहता है। हरदम हमको खुद को कोसने का बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा ले लेता है हमको, हमारे खुद के बारे में जो सोचना। लेकिन ध्यान में आने के बाद पहली बार हमको लगता है कि मैं क्या हूँ, मेरा विचार है, मेरे मन में कुछ हो रहा है, मेरे सोच कुछ आ रहे हैं, मेरा शरीर में कुछ हो रहा है, कुछ ऊर्जा इधर से निकल रहा है, उधर से। तो पहली बार हमको सब अनुभूति होने लग जाती है कि अन्नमय कोश मतलब शरीर का क्या है, फिर मनोमय कोश का अनुभव होता है कि मन क्या हो रहा है, मन का खेल चल रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने उसके बारे में बुरा सोचा, मैंने उसके बारे में कुछ गलत मतलब निकाल दिया, उसके बाद को मैंने ठीक से सुना नहीं। उसके पहले अगर कोई बोलता कि अरे तुम गुस्सा कम करते हो, तो मैं झापड़ मार के बोलूँगा कि मैं गुस्सा क्या कर रहा हूँ, तुम गुस्सा कर रहे हो। तो वो ध्यान से पहले वो बर्ताव होता है, लेकिन ध्यान के बाद वो होता है तो सब अलग-अलग दिखने लग जाता है हमको। तो वो खुद मेरा टीचर बन जाता है ना, मेरा खुद का एहसास मेरा टीचर बन जाता है। तो बहुत तनाव तो अपने आप निकल जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरा तनाव के लिए कारण नहीं है, मैं खुद हूँ। तो खुद का एक्सेप्टेंस आ जाता है। और एक और मैंने प्रैक्टिकली जो महसूस किया है ना कि हर इंसान का अपने अपने स्थिति होते हैं। समझो कि कोई मेरे ऑफिस में या मेरे घर में बहुत ही इरिटेटिंग कैरेक्टर है, या बहुत ही गुस्सा करने वाला, बहुत ही टॉर्चर देने वाला एक इंसान है। और समझो कि एक आदमी को बहुत बुखार आ गया, भौतिक शरीर में बहुत तकलीफ हो गया उसका, समझो कि पाँव टूट गया। तो इन दोनों चीज़ों को हम देखने का अलग सामाजिक बर्ताव होते हैं। समझो कि किसी को बुखार आ गया और किसी का पाँव टूट गया, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको जाके देख के आते हैं, यार गेट वेल सून, अच्छा हो जाओ जल्दी, ठीक हो जाएगा सब कुछ, खुशी खुशी से जाते हैं और उसको वेल विश करके आते हैं। लेकिन एक मानसिक रोग का ग्रस्त आदमी को, जैसा वो हमेशा आपको गाली देगा, हमेशा आपसे झगड़ेगा, लेकिन उसके मानसिक रोग का हम एहसास नहीं करते हैं, उसका सही
परखने का और देखने का नज़रिया नहीं रहता है, उससे हम झगड़ने लग जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन दोनों रोग हैं, एक मानसिक तनाव से, मानसिक रोग से ग्रस्त है, एक और शारीरिक रोग से ग्रस्त है। तो वो मुझे सीखने को मिला कि दोनों रोगी है यार, बस रोग को निकालो और देखो कि ये इंसान ही है, ये भी इंसान है, ये भी आत्मा है। लेकिन मानसिक रोग को हम स्वीकार नहीं करते, उससे झगड़ते हैं, उसके स्ट्रगलिंग करने लग जाते हैं। लेकिन दैहिक शारीरिक रोग है तो हम उसको देखभाल करते हैं, उसका अच्छा खासा देखभाल करते हैं और खाना पीना देखते हैं। तो दोनों एक ही है, लेकिन हमारा जो देखने का नज़रिया है वो अलग है। तो हर इंसान को वो मालूम होना चाहिए कि मानसिक रोग या दैहिक रोग सबको लगाओ और उसको निकाल के देखो कि इंसान इंसान है, और समझो कि हाँ यार जल्दी उसको ठीक होने दो। वो देखने का तजुर्बा और नजरिया सहनशीलता और आपका हमें एक्सेप्टेंस आ जाता है आ actually। जाता तो वो मुझे वो दैट इटसेल्फ इज ए टीचर फॉर चेंज इन और शिफ्ट टू मैनेज स्ट्रेस। अपने आप वो स्ट्रेस से रिलीव हो जाते हैं हम लोग, तो सहनशीलता आ जाता है। सुरेश जी, जैसे कि आपका जीवन है, आप हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ, पर इस शरीर को चलाने के लिए एक भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो आप हमें थोड़ा-सा भोजन के ऊपर और गहराई से बताइए कि आप क्या लेते हैं, जिससे आप इतने हेल्दी और इतने फ्रेश रहते हैं और इतना काम कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत ही अच्छा है मेरा अनुभव खाने के विषय में और भोजन क्या खाना, क्या नहीं खाना है। तो एक चीज़ जो पत्री जी ने बोला है 18 सूत्रों में से, एक खाना कैसा खाना चाहिए, तो उन्होंने एक चीज़ मैंने पहली बार, बहुत लोगों ने बोला होगा, लेकिन उस सूत्रों के अंदर एक और सूत्र भी है कि वो बोलते हैं कि यू हैव टू हैव अ लिमिटेड फूड। मतलब लिमिटेड मतलब वो बोलते हैं कि जो 3 वक्त का खाता है वो रोगी है, 2 वक्त का जो खाता है भोगी है, तो 1 वक्त का खाता है तो वो योगी है करके। तो मैं 2010 में जो मैंने पकड़ा उनका ध्यान के साथ, तो मैंने खाने के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं पूरा 1 साल में मैं लगभग खाना छोड़ ही दिया था और उपवास करना स्टार्ट किया। मतलब पहली बार मैंने देखा कि उपवास क्या होता है, और मतलब व्हाट इज़ फास्टिंग। तो बिकॉज़ पत्री जी का भी मैंने सुना था कि 1 साल तक उन्होंने जूस फास्टिंग किया था और बार-बार फास्टिंग करते थे। तो फास्टिंग के बारे में मुझे दिलचस्प होने लग गया, और मैंने कुछ और मास्टर्स को भी मिला, जैसे कि जसमुहीन, और मैंने खुद मिला हूँ उनको। वो ऑस्ट्रेलिया के एक मास्टर है एंड शी यूज्ड टू कम टू पिरामिड वैली। वो पिरामिड वैली आती थी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के तौर पे। और मैंने कुछ और मास्टर्स के बारे में मैंने सुना था कि एक अकाही एंड कमीला करके बारे में। तो जसमुइन जी तो खाना ही नहीं खाते, तो पत्री जी बहुत छेड़ते थे उसको कि देखो मैं तो बज्जी बोंडा खाता हूँ, वो तो कुछ खा नहीं रही है, मेरा मैं आया हूँ खाने के लिए करके, तो वो तो खाना नहीं खा रही है। फिर एक और मास्टर्स के बारे में मैंने सुना, अकाई एंड कमीला का, वो भी ब्रिदेरियंस कहलाते हैं। तो मैंने सोचा यार कुछ तो है इसमें, कुछ तजुर्बा लेना चाहिए। तो मैंने एकदम खाना खाना बंद किया। बहुत मोटा आदमी था मैं, तो ऑलमोस्ट 85 किलोस मेरा वेट था। तो मैंने जब ध्यान ज़्यादा किया और खाना भी कम कर दिया, तो मैं पूरा मील जो मैं बोलता हूँ तो कि हफ्ते में 2 बार मैं लेता था। बाकी के दिन मैं फास्टिंग करने लग गया, बहुत ही दुबला हुआ और फिर घटाया। फिर बाद में मुझे लगा कि ये मन का क्या खेल है। हम लोग जैसे आपने बोला कि खाना मैं क्या बोल सकता है, खाना एक मनोरंजन है मुझे, और मेरा मन को अच्छा करने के लिए वो खाते हैं। शारीरिक तौर पे क्या अच्छा खाते हैं क्या नहीं खाते इंसान ही जाने, क्योंकि पका के खाना वाला इंसान ही एक अलग जानवर है, मैंने जैसा बोला था आपको। तो खाते हैं सिर्फ जीभ के लिए, टेस्ट के लिए। अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है पता नहीं है। स्पाइसेस खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, पका हुआ खाते हैं, तो बहुत सारे वेराइटीज़ चाहिए हमको। तो मनोरंजन के लिए खाते हैं। मुझे मालूम है कि अगर मुझे मसाला डोसा खाना है तो वो ढूंढ के वहीं पे जाके खा के आता हूँ, और पनीर खाना है तो वो उधर ही जाके वहाँ पे खा के आना है।
तो ऐसा मैंने मालूम हो गया मुझे कि यार ये तो सिर्फ मेरा जीभ के लिए, मेरा मन का सेटिस्फेक्शन के लिए मैं खा रहा हूँ, लेकिन शरीर में क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा वो किसी को मालूम नहीं कि क्या बैलेंस न्यूट्रिशन है। तो ये मुझे इंडिपेंडेंस मिल गया, स्वतंत्रता मिल गया कि खाने से, खाना कभी भी खा सकता हूँ, खाना कभी भी छोड़ सकता हूँ। और ख़ास करके मैं शाकाहारी हूँ, अभी तो मैं वीगन बन गया, तो डायरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ दिया। तो मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि खाना खाए बिना भी मुझे वीकनेस का महसूस हो रहा है करके। मैं ट्रैवलिंग में फिर से एक फ्रूट पे रहता हूँ, जूस पे रहता हूँ, और जाके बाहर के देश में जाते हैं तो ढूंढ के नहीं जा सकते वेजिटेरियन फूड के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा स्वतंत्रता मिल गया कि ये खाना और खाना खाने का एक इच्छा भी है, वो अपना मन का खेल है और एक जस्ट एज अ डिज़ायर है ये। बट फिजिकली क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमको और भी समझना है। तो मैं वो एक्सपेरिमेंट करने लग गया। फिर बाद में अभी मैं जहीं के भी जाता हूँ, जहाँ कहीं भी जाता हूँ, खाने का पाबंदी नहीं है मुझे कि खाना मिल गया तो खा लो, नहीं तो समझो कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि फास्टिंग एंड स्टार्विंग, जब इंसान को खाने का है, मन करता है, नहीं खाता है तो एसिडिटी पैदा होता है। जब खाने को मन करता है और खाना नहीं मिल रहा है, तब शरीर को बोल दो कि तुम अनशन कर रहे हो, मतलब फास्टिंग कर रहे हो, तो अपने आप वो ठीक हो जाता है। और जैसा आइसक्रीम खा लिया उतना ठंडा हो जाता है पेट। तो फास्टिंग एंड स्टार्विंग तो एक ही, आपको एसिडिटी करना है, गैस्ट्रिक आना है, तो समझो कि खाना नहीं खाया सोचते रहो, फिर आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। लेकिन जब खाना नहीं हो सकता है और खाने का समय नहीं है, खाना खाने का नौबत नहीं है, तो अपने शरीर को बोलो कि फास्टिंग करो। फास्टिंग कर रहा हूँ तो अपने आप वो जैसा आइसक्रीम खाया वैसा ठंडा हो जाता है, और ना रहेगा गैस्ट्रिक, और अपना शारीरिक संपत्ति बढ़ेगा और हेल्थ बढ़ जाएगा तभी। तो दोनों एक ही है, दोनों खाली पेट है, लेकिन एक मन बोलता है कि मैं खाया नहीं तो गैस्ट्रिक आएगा, एक मन बोलता है कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ तो वो एनर्जी बढ़ जाएगा और अच्छा रहेगा, मतलब डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। समझो कि एक बंदा 24 आवर्स फास्टिंग करेगा और फास्टिंग के तौर पे लेगा तो बहुत तंदुरुस्त रहेगा और लाइटनेस फील करेगा। एक बंदा सफ़र करके बोलेगा कि मैं खाना नहीं खाया, तो वो गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर भी हो जाएगा, क्रॉनिक अल्सर तक चला जाएगा। दोनों एक ही स्थिति है शारीरिक तौर पे, मन की स्थिति दोनों विपरीत है। तो जो इंसान को करना है, तो मैंने ये प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया है। तो खाना तो एक खेल है, जब मैं चाहूँगा मैं बोलूँगा अपने पेट को ठीक है अभी रेडी हो जाओ मैं खाने वाला हूँ, तो ये एसिड जनरेट करेगा, कुछ खाऊंगा तो वो डाइजेस्ट कर लेगा। जब मेरे को समय नहीं मिलता मैं बोलूँगा अरे चुप बेटा तुम अभी तवा मत जलाओ, मैं खाना नहीं खाने वाला हूँ, तो वो सहकार देता है मुझे। बिकॉज शरीर तो मन का गुलाम है और मन मेरा गुलाम है। तो मैं जब बोलूँगा वो मन काम करेगा, मन जब बोलेगा शरीर काम करेगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका हो गया मुझे ये 18 सूत्रों में कि खाना का ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का। तो अभी देखिए कि 8 साल तक मैंने एक मील पे रहा, अभी तो मैं उसके बाद में तो 2 मील, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाता हूँ। तो लेकिन खेल में खा सकता हूँ, खेल में खाना छोड़ सकते हैं। तो ये सबको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। इंसान के लिए 3 वक्त का खाना जरूरत नहीं है, इट इज़ अ क्राइम फॉर द बॉडी। वो टॉर्चर हम दे रहे हैं सब बॉडी को टॉर्चर, वो शारीरिक इज्जत भी हमको देना चाहिए। रात में खाते हैं और सो जाते हैं और समझते हैं कि रात भर शरीर को काम दे देते हैं, और कहाँ से रेस्ट मिलेगा हमको। तो रात का खाना तो ज़रूर सबको छोड़ देना चाहिए, और दिन में 2 वक्त का खाना खाओ, बस मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, मानसिक तनाव भी नहीं रहेगा, दैहिक तनाव भी रहेगा। और एक और चीज़ मैंने देखा है कि जब हम फास्टिंग करते हैं, ध्यान का अनुभव बहुत अद्भुत रहता है। बिकॉज वो तभी जाके वो अल्टरनेट फूड का कनेक्शन मिलेगा हमको, कॉस्मिक एनर्जी का रियल फीलिंग मिलेगा, उससे शक्ति मिलता है हमको, उससे तंदुरुस्ती हमारा बढ़ता है और रोग निरोधक शक्ति का उत्पत्ति होता है। तो जब फास्टिंग करने के टाइम में आप ध्यान करके देखो, एक प्रयोग करके देखो कि आपको आँख बंद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी यू आर इन मेडिटेटिव स्टेट। तो बहुत लाइटनेस महसूस होगा। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। सबको ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए फूड के बारे में। खाना के बिना कैसा है, खाने के साथ कैसा है, क्या खाया तो कैसा वाइब्रेशन बदलाव आ रहा है। हर
खाने में तो 7 कलर होते हैं। जैसा हमारा चक्र को 7 चक्र होते हैं, तो टमाटर खाएँगे तो मूलाधार का काम करता है। जैसा पाइनएप्पल खाया तो आपका मणिपुर को काम करता है। हरी सब्जी खाते हैं तो हार्ट के लिए अच्छा है। तो सब उसका कलर्स है, रंग है। तो देख के चुन के खाइए, कलरफुल फूड्स खाइए। बत्री जी बोलते हैं ईट कलरफुल फूड्स। तो यही मेरा अनुभव है खाने के बारे में थोड़ा बहुत। सुरेश जी, जैसा कि अभी हमारा समय भी हो रहा है हाँ जी। और आपसे हमने बहुत कुछ जाना और जन जन तक आप ध्यान पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को आखिरी मैसेज दीजिए। डेफिनेटली मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आपको ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें झेलना है और बहुत कसरत करके ज़िंदगी निकालना है तो ध्यान मत कीजिए। अगर आपको संपूर्ण ज़िंदगी का एक अनुभव और लाभ लेना है, समझिए कि शारीरिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य, स्वस्थता और आध्यात्मिक सत्वता और आर्थिक स्वस्थता, 5 तरह के स्वस्थ रहते हैं। वो सब का स्वस्थ का आपको अनुभव लेना है और निरायास जीवन, मतलब एफर्टलेस लिविंग जो बोलते हैं ना, एफर्टलेस हेल्थ, एफर्टलेस हैप्पीनेस, एफर्टलेस एक्सपीरियंस, ये सब आपको चाहिए तो ध्यान में ज़रूर आना चाहिए हर इंसान को। ध्यान का मतलब यही होता है कि अपने आप में अंतर्मुखी होना और अपने आप को समझना और ये समझना कि मैं खुद अपने ज़िंदगी को बनाता हूँ, मैं खुद अपने ज़िंदगी का सृष्टि करता हूँ और हर क्षण में मेरा खुद का निर्धार लेने का मुझे अधिकार है। दुःख के लिए दुःख के तरफ देखो या दुःख को सुख समझो, वो निर्धार तो मेरे हाथ में है। ठंड को ठंड करके समझो, ठंड को कोसो या जैकेट पहन लो, ये मेरा खुद का निर्धार है। सो समाज तो समाज अपने तरफ से है, मैं अपने तरफ से हूँ। तो किसी को कोसो या किसी को ना कोसो, मेरा खुद के अंदर जाके झाँक के देखो कि मैं क्या बदलाव लेके आ सकता हूँ। तो ये सब अपने-अपनी भाषा है। तो मैंने यही सीखा है कि ध्यान से मैंने एफर्टलेस ज़िंदगी पाया है। एफर्टलेस फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, फाइनेंशियल हेल्थ, 5 तरह के मैंने लाभ पाए हैं। तो आपके ज़िंदगी में भी ध्यान का एक अनुभव लीजिए, देखिए कि कैसा निरायास हो जाता है। हाउ इट विल बिकम एफर्टलेस फॉर यू, हाउ निरायास मतलब एफर्टलेस, जैसा पंछी हवा में उड़ता है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो मैं खुद अब अनुभव से बोल सकता हूँ कि आप भी ध्यान कीजिए, ध्यान कराइए और उसका एहसास कीजिए और ध्यान करते रहिए। बस वही मैं बोल सकता हूँ। एक अच्छे स्वस्थ समाज के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। सो ये बोलते हुए मैं आपको सब प्रणाम बोलता हूँ और नमस्कार बोलता हूँ। थैंक यू अरुणा जी। थैंक यू सुरेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इतनी सुंदर यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी, और पीएमसी हिंदी चैनल के लिए भी मेरा बहुत धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि हमने जाना सुरेश जी की इस सुंदर आत्मा की यात्रा से कि जीवन क्या है, सीखो और सिखाओ। हर क्षण, हर पल को समय का सदुपयोग करके किस तरीके से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं, चाहे वो संसारिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं या हम कहीं सर्विस करते हैं, परंतु हर चीज़ के पीछे उत्सव के रूप में, आनंद के रूप में जीवन मनाना, यही हमने उनके जीवन से सीखा। आशा करते हैं आप भी सीखेंगे और सबसे पहला काम ज़रूर करिए कि हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने से प्यार करिए। पहला ये अपने से शुरू करिए, फिर इसको समाज में बांटिए और जितना आप बांटते जाएंगे आपको और मिलता जाएगा। अब आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम पुनः मिलेंगे अगले एक नए मास्टर के साथ, नई आत्मा की यात्रा के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।